हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं डिस्कस करूंगी DSSB के बारे में क्योंकि CTET का जो रिज़ल्ट है आप लोगों का आ चुका है, स्कोर पता चल चुका है। तो अब आप लोगों को एक स्टेप जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों के बारे में पता होना। तो देखिए, DSSB का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल में जो है इसकी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। जब भी जो भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर बताऊँगी कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म फिल किया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके बारे में नोटिफिकेशन का हम वेट तो कर नहीं सकते, तैयारी हमें अभी से करना होगा। तो ज़रूरी है कि उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लें। देखिए, सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी जान लीजिए, देन उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या बोला गया है, कैटेगरी वाइज जो है कितना स्कोर होना चाहिए, मतलब PRT के लिए जो है कितना स्कोर होना चाहिए आपका, आप कब जो है आपकी मेरिट लिस्ट में आते हैं, कितने स्कोर पे पास होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को मोटा मोटा जो है पता होना चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव है कि वो चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ जाए ताकि आपको तैयारी करने में हेल्प मिल सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी CTET, UP TET, सुपर टेट, DSSB के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। साथ ही हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए, जो मेन आप लोगों का जो एम होना चाहिए, वो एग्ज़ाम क्लियर करने से कहीं से भी पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि है क्या। तो देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये हमारा DSSB 2023 को लेकर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, मार्च या अप्रैल में जो है इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, इसका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हम 3 पोस्ट के बारे में, पोस्ट, PRT, TGT, PGT, तीनों के बारे में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है आप PRT के बारे में समझिए। PRT के बारे में, तो PRT के लिए जो है आप लोगों का 12th में, ये जनरल के पहले मैं बता रही हूँ, 50% होना चाहिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए 12th में 50% होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आपने BEd किया है, BTC किया है, DLED किया है या BLED, ठीक है, ये जो है आप चाहे जो भी कुछ किए हो, आप PRT के लिए दिल्ली में जो है एलिजिबल हैं। उसके साथ ही आप लोगों का जो है CTET में पेपर 1 जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आप PRT के लिए अप्लाई किए हैं, आपका कोई भी डिग्री हो, BEd डिग्री हो, BTC हो, DLED, BLED, उसके साथ जो है CTET पेपर 1 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ये था जनरल के लिए। ठीक है, अब अगर जो OBC है, SC है, ST है, उनके लिए जो ये 12th की परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, 45, और जो 12th की जनरल के लिए है वो कितना होना चाहिए, 50%। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। CTET में भी कैटेगरी वाइज जो है, आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आपका यहाँ पे जो है अदर स्टेट की जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चलता, वो दिल्ली का ही होना चाहिए। तो दिल्ली में मतलब अगर CTET में आपने जो है 90%, मतलब 90 मार्क्स स्कोर किया है, इसका मतलब 90 कहता है 60%। ठीक है, आपके जो है जनरल से 90 मार्क्स आपके CTET में आने चाहिए। OBC वालों के लिए जो है 82, सिर्फ जो दिल्ली के हैं 82, अदरवाइज अदर स्टेट के हैं तो उसके लिए भी जो है आपको जो है CTET में 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। क्या है, अदर स्टेट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं SC ST। तो इसमें भी आप लोगों को जो है 82 चाहिए ही चाहिए। तो CTET का तो आप लोगों का कैटेगरी वाइज जो है क्लियर हो गया कि क्या होना चाहिए। जनरल के लिए जो है 90, ठीक है, OBC के लिए 82, SC ST के लिए 82। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है आपका दिल्ली का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम TGT के लिए। TGT के लिए जो CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। आपने BEd किया, यहाँ पे जो है आप लोगों को जो चाहिए TGT के लिए, वो केवल BEd चाहिए। ठीक है, BEd वाले ही TGT में अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली के DSSB एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको BEd किया होना चाहिए और CTET पेपर 2 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं PGT के लिए। तो PGT के लिए जो है CTET नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है PGT के लिए। आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, BEd किया है तो आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है एग्ज़ाम का पैटर्न।
एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम यहीं पर जो है आप लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसका, एक तो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो जनरल पेपर में देखने को मिलता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस जीके कहने का मतलब है इसमें आपका जो है एसएसटी के तीनों पार्ट, मतलब क्या है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये तो आएगा ही, साइंस भी आएगा, साथ में करंट अफेयर भी आएगा, और स्टेट की जो जीके होती है वो। तो ये चारों पांचों चीज़ें जो है, इसलिए इसका जीएसजीके नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका 20 मार्क्स का आता है, मैथ्स भी 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स है, इंग्लिश और हिंदी, तो ये टोटल कितने हुए, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का जो है आपका जो है जनरल पेपर होता है, और टीजीटी के लिए भी 100 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपका, एसएसटी है तो एसएसटी हो गया, साइंस फिर उसके बाद साइंस हो गया। इसी तरह से जो है कॉमर्स वालों के लिए भी होता है। देखिए, कॉमर्स वालों के लिए तो कोई भी मैं बोलूँगी नहीं, कॉमर्स वाले भी यहाँ पे एसएसटी के लिए ही अप्लाई कर पाते हैं। पीजीटी के लिए आपका पीजीटी कोई भी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, जो भी है आपका, उसके लिए जो है 200 मार्क्स का जो है पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर पीआरटी के लिए भी सेम है, और जनरल पेपर जो है पीआरटी के लिए भी सेम है, 100 मार्क्स का आता है। और पीआरटी में जो इनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये मैं लिखना भूल गई, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपकी आती है सीडीपी। ठीक है, सीडीपी, और ये आपकी आती है 100 मार्क्स की। ठीक है, तो पीआरटी के लिए जनरल पेपर एक होता है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जनरल पेपर में ये पांचों आते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएसजीके, और दूसरा जो है आपकी सीडीपी आ जाती है, जो कि इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है केवीएस से, क्योंकि इसमें जो है आपका एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, और क्योंकि ये 100 मार्क्स का है, अकेले जो है इस सब्जेक्ट में आपका सीडीपी पूछा जा रहा है, तो इसका लेवल थोड़ा हाई देखने को मिलता है, इसलिए सीडीपी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी की। जो टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो भी आपका एसएसटी हो, या आपकी साइंस हो, या मतलब कि इस तरीके से जो है आप लोग जो है टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। और हिंदी हो, मैथ्स हो, ये सब जो है आप लोग जो है टीजीटी के लिए 100 मार्क्स का ही होगा। पीजीटी का आपका 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो होप सो आपका ये जो है क्लियर हो गया होगा। आगे इसको 1 मिनट, हाँ, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, ये इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है क्या है। तो देखिए, आप जनरल में, जो जनरल पेपर होता है उसमें भी 40% आपके आने चाहिए, सब्जेक्ट में भी आपके 40% आने चाहिए। फिर इसके बाद जो है आप कहीं मेरिट में शामिल होते हैं, मतलब तब आपके जो है आपका जो है रिज़ल्ट रिज़ल्ट तो शो करेगा, लेकिन आपकी मेरिट नहीं बनेगी, मतलब आप पास ही नहीं माने जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे 39 है और इसके अंदर जो है आपके 70% आ जाता है, यहाँ पे 39% ही आता है, तो आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको अलग अलग जो है जनरल पेपर में भी 40 आना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी 40 आना चाहिए, तभी आप जो है आगे मेरिट में शामिल होंगे। नहीं तो आप इसमें कितना भी स्कोर कर लें, अगर आपने जनरल पेपर में आपका 0 है, मतलब 38, 39 या 39.9 भी है, तभी भी आप जो है अपने मेरिट से बाहर हैं, आप रेस से बाहर हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हो, तो नेगेटिव मार्किंग जो थे 1/4, मतलब कि 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि अगर आपके यहाँ पर 0.25 कहने का मतलब है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, कितना 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, 100। मतलब कि आपके एक नंबर जो है, यहाँ पे जो है आप अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कट जाएगा, अगर आपने 4 सही क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए उसमें से आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं 4 नेगेटिव मार्किंग को लेकर। मतलब 4 जो है क्वेश्चन अगर गलत किया है तो उसका 1 मार्क्स बनता है, तो आपके जो सही वाले होंगे उसमें से कट किए जाएंगे। तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो है मार्क्स डिडक्ट होते हैं, वो भी सही जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें। अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन को समझिए, 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ पे जो है देखिए, एज जो है आपका टीजीटी वालों के लिए जो दिया गया है,
टीजीटी की भी 30 है, पीजीटी की भी 30 है, पीआरटी की भी 30 है। ये जनरल वालों के लिए, सबकी एज जो है 30 कर दी गई है जनरल वालों के लिए। अगर आप जो है दिल्ली से ओबीसी में हैं तो आपकी जो है 3+ मतलब 3 इयर्स और मिल जाते हैं, मतलब 33, और SC ST के लिए कितना मिल जाते हैं 35 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ तक जो है चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ चेंजेस होगा, मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगी ताकि आपको फॉर्म फिल करने में जो है प्रॉब्लम ना हो। अभी एक वीडियो मैं लाऊंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि SST वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। साइंस और SST को लेकर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हम बात करेंगे। ठीक है, वो मैं जल्द ही इसके मतलब वीडियो लेकर आऊँगी। एग्ज़ाम मोड को समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम होता है इसका जो है ऑनलाइन होता है। जिस तरह से आपका CTET का होता है, कई शिफ्ट में पेपर चलते हैं, इसी तरीके से जो है आपका DSSB भी एग्ज़ाम करवाता है। और जो एग्ज़ाम सेंटर पढ़ते हैं वो दिल्ली में ही पढ़ते हैं, दिल्ली या दिल्ली NCR, क्या, दिल्ली NCR। तो दिल्ली के आसपास में ही, मतलब जैसे नोएडा में सेंटर दे देते हैं। मेरा खुद का भी नोएडा गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब जो चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कहीं पर भी मेरे बोलने में कोई बाय मिस्टेक कुछ इधर उधर हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँगी।